नमस्कार। खूबसूरत सी प्यारी सी ताजगी भरी सुबह में सभी दर्शकों का मैं अर्पिता बिहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं दिव्या आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिव्या, आज सुबह जब मैं पढ़ाई कर रही थी या कुछ चीज़ें मैं पढ़ती हूँ अक्सर, तो आज मैंने कबीर दास के कुछ दोहे पढ़े और उसमें से एक बहुत खूबसूरत दोहा मैंने आज पढ़ा है। सुनना ज़रा गौर से। मुख आवे सोई कहे, मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, हते पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। समझी? जी बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल सटीक कहा है आपने कि हमें कुछ भी बातें बोलने से पहले 10 बार सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारी जुबान से जब कोई बात निकल जाती है तो फिर रिवर्स गियर में वो नहीं जाती। और इसीलिए कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और दोनों ही कबीर दास जी के दोहे हैं और हमें बहुत अच्छा संदेश देते हैं। और इस सुबह हम भी आपके साथ यही बातें शेयर करना चाहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिजनों को, आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, कहीं पर भी हैं, किसी से भी ऐसे शब्द मत प्रयोग कीजिए जो उसे कष्ट पहुंचाए, उसकी आत्मा को दुखी कर दे। सबसे प्रेम से बोलिए और आप देखेंगे कि इसका दिव्या बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि जैसी एनर्जी आप ट्रांसफर दूसरे को करते हैं, रिवर्ट में आपको वैसी ही एनर्जी मिलती भी है। बिल्कुल अर्पिता, और इसी कारण से हमारा बिहार बिहान का कार्यक्रम आपके लिए स्पेशल अनमोल वचन लेकर आता है, जिसे पढ़कर आप अपने मन को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। तो देखिए, आज नजर डालते हैं आज के हमारे अनमोल वचन पर। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। दिव्या, सुबह सुबह का वक्त है और इस सुबह के वक्त में हमारा शरीर बहुत ज़्यादा जकड़ा अकड़ा होता है, मन और तन दोनों बहुत परेशान से होते हैं और इस परेशान मन को शांति सुकून देना ज़रूरी है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, बता सकती हो? जी बिल्कुल अर्पिता, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अगर आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपके पास समय की कमी है तो जरूर समय निकालकर अपने घर में 5 मिनट आपको योग जरूर करना चाहिए। और इसीलिए दिव्या, मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई हैं। बिल्कुल सुनाइए अर्पिता। आप पढ़ती हैं, लिखती हैं, बिल्कुल पेश कीजिए। बिल्कुल। हृदय की पुकार सुन, हृदय की पुकार सुन, समय की गुहार सुन, समय की गुहार सुन, आलस्य को त्याग कर, आलस्य को त्याग कर, स्वप्न को साकार कर, स्वयं को निरोग कर, योग कर, योग कर। चलिए देखते हैं आज का योग विहान। नमस्कार। हम लोग सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। संपूर्ण शरीर के भागों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। यह अभ्यास शीर्षासन का पूर्ण लाभ मिल जाता है। जो साधक शीर्षासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए सर्वांगासन बहुत ही सरल है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि को यह संतुलित करता है। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, हाथों को कमर के पास व्यवस्थित कर लेंगे। अब लंबी गहरी श्वास भरकर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथों से नितंब में सहारा देते हुए पूरे धड़ को ऊपर की ओर। अब पूरे पैर को ऊपर की ओर ले जाए। यह सर्वांगासन का अभ्यास है। कहा जाता है कि शीर्षासन का आसनों का राजा कहा जाता है, लेकिन शीर्षासन सभी लोगों के लिए उचित नहीं होती है। लेकिन यह अभ्यास, सर्वांगासन के अभ्यास करने से थायराइड एंड पैराथायराइड, साथ ही साथ हमारे शरीर में जो ग्रंथि है उसमें हार्मोन का सेक्रेशन होने से संपूर्ण बीमारियों में यह लाभकारी प्रतीत होता है, खास करके नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग के लिए भी। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे सबसे पहले घुटने को मोड़ेंगे और अब धीरे से धड़ को जमीन की ओर और पैर को सीधा कर लेंगे। दाहिने हाथ को और ढीला छोड़ दीजिए।
बाएं हाथ को और ढीला छोड़ दीजिए। यह तनाव से मुक्त होने का बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। इसे शवासन कहते हैं। एक बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। अब जैसे जैसे मैं बोलूँगा तीव्रतम गति से अपनी मानसिक रूप से सजगता को बढ़ाते हुए शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहेंगे और मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। सरल शवासन का अभ्यास। दाहिने हाथ को और ढीला छोड़ दीजिए, बाएं हाथ को भी और ढीला छोड़ दीजिए, दाहिने पैर को और ढीला छोड़ दीजिए, बाएं पैर को और ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को भी ढीला छोड़ दीजिए। जिस ओर झुकना चाहता है झुकने दीजिए। अपनी सजगता को दाहिने हाथ पे ले जाइए और तीव्रतम गति से मन को दोहराना है। मन के प्रकाश से अपने शरीर के अंगों को प्रकाशित करना है। सबसे पहले दाहिने हाथ की हथेली को देखिए और ढीला छोड़ दीजिए। दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, कलाई, कोहनी, कंधा, पीठ, कमर, बगल, नितंब, जांग, घुटना, पिंडली, एड़ी, तलवा, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। दाहिने तरफ का संपूर्ण भाग शिथिल शिथिल शिथिल। अब अपनी सजगता को धीरे से बाईं ओर लाएं। बाएं हाथ को और ढीला छोड़ दीजिए। अंगूठा, दूसरा उंगली, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी उंगलियां एक साथ। कलाई, कोहनी, कंधा, पीठ, कमर, नितंब, जांग, घुटना, पिंडली, एड़ी, तलवा, संपूर्ण शरीर शिथिल। अपनी सजगता को गर्दन के ऊपर ले जाएंगे। दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, दायां कान, बायां कान, दायां आँख, बायां आँख, दायां नाक, बायां नाक, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, संपूर्ण शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। जीवन के भागदौड़ में यह अभ्यास रात को सोने से पहले 5 मिनट कर लेने से संपूर्ण तनाव दूर हो जाती है और गहरा नींद आने से पूरे शरीर का एक तरह से रिपेयरिंग हो जाता है। अब हम सजगता लेंगे। बाह्य वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। जिस दिशा में लेटे हुए दिशा का ख्याल कीजिए। हाथ की उंगलियों को मोड़िए और खोलिए, पैर की उंगलियों को मोड़िए और खोलिए और दोनों हाथों को क्लच बनाकर हाथों को पीछे कर ले जाइए। पैरों को आपस में मिलाएंगे, दाएं बाएं करवट लेंगे और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा आज का योग विहान, जो हमें सिखाता है कि योग हमें तंदुरुस्ती के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखता है। तो हमें इसलिए योग अवश्य ही करना चाहिए। कम से कम दिनचर्या में 5 मिनट का समय जरूर योग को देना चाहिए। बिल्कुल दिव्या। और अब सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। दिव्या, तुमने कई सारी कलाएं देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस कला का जिक्र करने वाले हैं, कहते हैं कि निर्जीव को सजीव बना देती है, वो एक ऐसी कला है। कहते हैं ना कि किसी पत्थर में भी जान फूंक देना। जी बिल्कुल, समझ में मेरा इशारा है? जी बिल्कुल। मूर्ति कला के बारे में बिल्कुल। हमने कई ऐसी मूर्तियां देखी हैं जो लगता है कि वो बोल पड़ेगी, कुछ कह देंगी हमसे, लेकिन ऐसा होता कैसे है? और मूर्ति कला को इतनी गहराई से समझना हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए हमने खास मेहमान को बुलाया है और आपको भी तमाम बातें उनसे करेंगे, तब आपको भी समझने में आएगा कि मूर्ति में वो भाव कैसे आता है, मूर्ति कला गढ़ी कैसे जाती है। तो उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मूर्तिकार, चित्रकार सुनील कुमार पंडित जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार विहान में सुनील जी। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिव्या, सुनील जी ने जो मूर्तियाँ गढ़ी हैं उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ क्लिप्स भी बनाई हैं, तो इनकी कला कैसी है, चलिए उसकी कुछ झलकी आपने दर्शकों को दिखाते हैं और हम भी देखते हैं।
तो दर्शकों, आपने देखा मूर्ति कला जो कि सुनील जी ने बनाया था। सुनील जी, तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगी कि आखिर मूर्ति कला होता क्या है। और मैं देख पा रही थी कि आपने कितनी बारीकी से नैन नक्श को उकेरा है। तो आखिर मूर्ति कला के बारे में दर्शकों को समझाइए कि यह कला किस प्रकार की है और कैसी है। मूर्ति कला एक ऐसा कला है कि आदमी अगर उसको जाने और सीखे तो एक हीरा की तरह आदमी चमक उठेगा। इसलिए मूर्ति कला अपने जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसमें थोड़ा है कि मेहनत ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा सीखने में ज़्यादा समय लगता है, पर बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने कब शुरुआत की इसको सीखने की और आपने कब सोचा कि इस कला को, यानी कि अपने आप में ये अनोखा कला है, इसे आपने फुल टाइम करियर बनाने के बारे में कब सोचा? हमारे पिताजी मूर्ति बनाते थे। हमारे पिताजी, हम लोग का बहुत पुराना ये काम है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है मूर्ति कला। और हमारे पिताजी पॉलिटेक्निक में सर्विस करते थे और हमारे घर पर मूर्ति बनता था। तो वो मूर्ति जो है कि हमारे पिताजी जब बनाते थे तो हम उनके बगल में बैठ कर देखा करते थे। और लगभग 3 से 4 साल के जब हम थे तब हम वहाँ से शुरुआत किए, हम अपने पिताजी के साथ में मूर्ति बनाना। और हमारा खेल कूद जो भी रहा वो सब मिट्टी से ही रहा और मिट्टी से ही खेलते कूदते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये मूर्ति को जीवंत बना देते हैं। क्या बात, मतलब इनका बचपन जो है उस मिट्टी के साथ खेलते हुए बीता, जिस मिट्टी से आज आपका करियर भी है और आप पिछले लगभग 40 सालों से मुझे लगता है आप काम भी इसी क्षेत्र में कर रहे हैं। तो एक लंबा वक्त आपने मूर्ति कला में दिया है। आप कई तरह की मूर्तियां बनाते हैं, हमने कुछ क्लिप्स में देखा भी। जरा विस्तार से बताइए कि आप किस तरह की मूर्तियां गढ़ते हैं, कैसे गढ़ते हैं, मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है? मूर्ति कला जो है आपका, अगर मूर्ति को मिट्टी से बनाकर अगर उसको हम आग में पका देते हैं तो उसको टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। फिर उसी मूर्ति को अगर मान लिया जाए कि मिट्टी से बनाकर और मेटल कास्टिंग अगर करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है मेटल कास्टिंग का। तो मेटल कास्टिंग भी जो होता है 3 प्रकार का होता है। हम जो जानते हैं वो 3 प्रकार से जानते हैं। जैसे एक मेटल कास्टिंग हुआ इटालियन प्रोसेस, एक हुआ सैंड प्रोसेस इंडियन प्रोसेस, एक हुआ डोगरा प्रोसेस। तो ये 3 प्रकार का हम प्रोसेस जानते हैं जो मेटल कास्टिंग के लिए। ये डोगरा प्रोसेस के बारे में समझाइए और इंडियन जो आपने बताया सैंड प्रोसेस, इसके बारे में विस्तार में बताइए कि डोगरा प्रोसेस एक बिहार का गांव है जिसका नाम है डोगरा, समझ गए। वहाँ से ये प्रोसेस जो है कि आया है, ठीक है। वो गांव का कला है, वहाँ पर लोग मेटल कास्टिंग करते हैं उसको, इसलिए वहाँ का नाम डोगरा प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। और डोगरा प्रोसेस जो बनता है तो उसको पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा जो मूर्ति बनाना है उसका एक हल्का सा मिट्टी का बना दिए। बनाने के बाद उसके ऊपर से जो है लाह से उसको कारीगरी किया जाता है, लाह कर तार बना के और उसको पूरा कारीगरी करके और उसके बाद फिर ऊपर से मिट्टी से बांध कर और उसको फिर गर्म करके उसको पलट दिया जाता है, तो वो मेटल कास्टिंग हो जाएगा। अब मेटल कास्टिंग के बारे में बताया आपने, और आप लकड़ी की भी मूर्तियां बनाते हैं? हाँ, लकड़ी की भी मूर्तियां बनाते हैं। कैसे, मतलब वो लकड़ी की मूर्ति, मेटल की मूर्तियां, इतनी सारी अलग अलग मूर्तियां आप गढ़ते हैं, कैसे संभव होता है? सबका प्रोसेस कैसे करते हैं अलग अलग, थोड़ा बताएंगे? जैसे ऐसा हुआ ना कि हमारे सामने जो भी कला हम देखें, कभी मिट्टी का देखें, कभी लकड़ी में देखें, कभी मेटल में देखें, कभी फाइबर ग्लास में देखें और कभी सिलिकॉन में देखें मास्क बनाना, तो हम जो भी चीज़ देखते गए कला के रूप में वो सब मैं एक बारी बारी से सीखता गया और सीखते सीखते अभी तक लगता है कि हमारे नज़र में जो भी कला आया वो सब लगभग सीख गए। जैसे आपने बताया मिट्टी और लकड़ी दोनों पर आप काम कर चुके हैं, तो मिट्टी तो समझ आता है वो फ्लेक्सिबल है, तो उसे हम हाथ के जरिए मरोड़ सकते हैं। लकड़ी पर कैसे उकेरते हैं, या फिर किसी भी फोटोज को या फिर किसी भी चीज को हम कैसे बनाते हैं लकड़ी पर? लकड़ी पर काटना और स्टोन पर काटना लगभग सेम प्रोसेस है। हाँ, लकड़ी पर काटने के लिए भी लोहा का टूल्स होता है और उसमें छेनी हथौड़ी यूज किया जाता है। हाँ, ये दोनों मूर्तियां जो है कि लगभग सेम प्रोसेस है। अगर बेस आप जानते हैं, यानी कि मिट्टी से मूर्ति बनाना आप जानते हैं, तो आप दुनिया का सारा कला को कर सकते हैं मूर्ति कला में।
जैसे मिट्टी में तो चाक का इस्तेमाल होता है, जिसमें कुम्हार को हमने देखा है कि वो चाक के जरिए कैसे मटके बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। तो क्या आपकी भी जो मूर्तियां हैं उसमें चाक का इस्तेमाल होता है? किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, जो तमाम तरह की आप मूर्तियां गढ़ते हैं, क्या क्या उसमें वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं? वो चाक पर जो काम होता है वो एक अलग काम हुआ, उसका वो जो है उसको टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। जैसे चाक पर मान लीजिए कोई घड़ा बनाना हो, या बहुत खूबसूरत कप बनाना हो, या कुछ ऐसा पॉट बनाना हो, फ्लावर वास वगैरह बनाना हो, तो उसके लिए जो है कि चाक का प्रयोग करते हैं। तो चाक चला के उसको इस तरह से जो है कि गढ़ते हैं उसको, मूर्ति को, और बनाने के बाद उसको आग में पकाया जाता है। पकाने के बाद उसको टेराकोटा कहते हैं। सुनील जी, हमने आपके वीडियो क्लिप में देखा एक बुजुर्ग महिला का स्कल्पचर था, यानी कि मूर्ति थी। तो उनके चेहरे पर ना काफी बारीकी से काम किया हुआ था, एक झुर्रियां नजर आ रही थी और स्माइल नजर आ रही थी। तो इसके पहले कैसी तैयारियां करते हैं आप? पहले झुर्रियां दिखाने की बहुत बारीक चीज है ये, मतलब भाव कैसे उकेरते हैं? बहुत अच्छा सवाल दिव्या का है कि किसी भी मूर्ति में सजीवता जो लाते हैं आप, उसको ओरिजिनल दिखाते हैं, रियलिस्टिक लगता है, कैसे वो संभव होता है? वो ऐसा है कि हम बचपन से ही, शुरू से ही हमारा, चूँकि पिताजी के साथ में हम काम करते थे, तो कला की ओर ही केवल झुकाव रहा हमारा। केवल कला कला कला, बस मूर्ति कला, केवल मूर्ति कला में ही। और हमारा हमेशा ये अंदर से यही कोशिश करते हैं कि इस मूर्ति को हम कैसे बनाए जो एकदम जीवंत दिखे। और इसीलिए हम आस पड़ोस उठते बैठते हमेशा स्टडी करते रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति है, वो हंस रहा है, बोल रहा है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जानवर है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उसका मसल से स्टडी कर रहे हैं। फिर जो भी चीज़ हमारे सामने जो भी आता हो, जैसे जानवर हुआ, पक्षी हुआ, आदमी हुआ, तरह तरह के लोग हुए, बूढ़े हो गए, बच्चा हुआ, वो सब में क्या कोमलता है, उसको हमेशा स्टडी करते 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 जब मैं मिट्टी को छूता हूँ तो ऑटोमेटिक वो निकल के उभर के चलाता है। उसका यानी कि कुल मिलाकर आपका ऑब्जर्वेशन लेवल हमेशा ही तीव्र गति पर रहता है कि कुछ भी चीज को देखो, उसको अपने मन में बैठा लो और उसी को उकेरो उस मिट्टी या फिर लकड़ी में। हाँ, बिल्कुल, भाव को ही अपने मन में कैद कर लेते हैं, चित्र पहले ही बना लेते हैं मन में, और उसको फिर मूर्ति के रूप में उकेरते हैं। अगर हम अपनी मूर्ति कला के बारे में और जानना चाहें तो एक बड़ी खास दिलचस्प बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगी। पत्थरकट्टी एक गांव है, गया जिले में पड़ता है, बिहार के गया जिले में पत्थरकट्टी। और माना ये जाता है कि ये जो गांव है ये मूर्ति कलाकारों से भरा पड़ा है। करीब 500 कारीगर आज भी आप चाहेंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे, जो मूर्तियां गढ़ रहे हैं, पत्थर से मूर्तियां गढ़ रहे हैं, मिट्टी से मूर्तियां गढ़ रहे हैं। तो बिहार में हम देखें दिव्या, और ऐसी तमाम कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, जो बिहार की जो सदियों पुरानी परंपरा रही है हमारी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आज के दौर में देखें, अब चूंकि दौर बदल चुका है, किस तरह की मूर्तियां लोग पसंद करते हैं? क्या ट्रेंड बदला है पहले और आज की तुलना में? देखिए, कॉमर्शियल जो आदमी जो अभी के डेट में जो पसंद कर रहे हैं, समझ गए, आजकल एक छोटा छोटा फाइबर ग्लास का मूर्ति मिलता है जिसको रेजिन, केवल रेजिन उसमें यूज होता है। छोटा छोटा सिलिकॉन डाई से या रबर डाई से बनाकर लोग अपने घर में सजाने के लिए लाते हैं। वो इतना छोटा छोटा मूर्ति बनता है, समझ गए, उसको रेजिन का मूर्ति बोलते हैं। तो ज़्यादातर प्रोसेस क्या होता है आज के ये रेजिन का प्रोसेस होता है, सबसे पहले मिट्टी के जो भी मूर्ति बनाना हो वो मिट्टी का सबसे पहले बना लिए। बनाने के बाद उसको डाई बनाते हैं, डाई यानी कि सांचा, ठीक है। सांचा को बनाने के लिए यूज करते हैं सिलिकॉन का, एक सिलिकॉन भी है, रबर भी है, वो दोनों में से किसी को यूज करते हैं। यूज करके उसका डाई पहले बना लेते हैं। डाई बनाने के बाद रेजिन एक लिक्विड होता है, ठीक है, उसमें मिक्स होता है रेजिन में क्वाल्ट और कैटेलिस्ट। जब क्वाल्ट और कैटेलिस्ट रेजिन में जब मिक्स करते हैं तो वो उसमें जमने की कैपेसिटी आ जाती है। बस उसी को उल्टा करके ढाल देते हैं, ढालने के बाद निकालते हैं, निकालने के बाद उसको फिनिशिंग कर देंगे, फिनिशिंग करने के बाद रंगाई हो जाता है। तो ट्रेंडिंग में क्या है बिहार की? अगर मूर्ति की बात करें तो बिहार के लोग क्या पसंद करते हैं? किस तरह की मूर्तियां ज्यादा ये तो आजकल? ट्रेडिशनल हुआ। आपको ज़्यादातर लोग जो घर में, जैसे मान लिया कम बजट है आदमी को, 100, 200, 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया का, अगर मान लिया हर घर में मूर्ति आप देखे होंगे, लोग अब बहुत शौक से खरीदते हैं, तो वो अपना वहाँ से लेते हैं और अपने
घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। और तमाम तरह के त्योहारों में भी हम देखते हैं, चाहे दीपावली हो, गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो, लोग मूर्तियां घर पर लाते हैं, सरस्वती पूजा हो, और बाकायदा पूजा पाठ भी होता है और लोग सजावट के रूप में भी मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस चर्चा में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दिव्या मैं इनसे करना चाहूँगी, सुनील जी। बहुत सारे हमारे युवा हैं जो कर तो रहे मूर्ति कला, लेकिन अनप्रोफेशनल है। कहने का मतलब है उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं ली है, उन्हें पर्टिकुलर नहीं मालूम है कि इसका प्रोसेस क्या है, लेकिन उनकी कलाकारी चूंकि सीखते आए हैं बचपन से, तो कलाकारी तो हाथ में है, हुनर है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान नहीं मिल पा रही। ऐसे युवा जो इस फील्ड में और आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी हैं, जो इसमें और अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, इनकम अच्छी चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको तो यही सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ध्यान दें, और काम पर ध्यान दें, वक्त आने पर वो खुद उभर के आ जाएंगे। इसके लिए पढ़ाई वगैरह कुछ डिग्रियां लेनी इसके लिए होती पढ़ाई वगैरह है। आप पटना में अगर है तो पटना आर्ट कॉलेज है, वहाँ आप जा सकते हैं। फिर बहुत ऐसी संस्था है जो कि गांव में कला के रूप में वहाँ पर संस्था में काम किया जाता है। जैसे शुरू में हम उद्यमिता विकास संस्थान में भी थे, और सीपेड में भी है, वहाँ भी सिखाया जाता है। वहाँ भी हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में हम कुछ दिन काम किए हैं। तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चों को 6 महीना का ट्रेनिंग का दिया जाता है। फिर एक खुसरूपुर में भी हम गए थे वहाँ सिखाने के लिए, तो उस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और वहाँ से सीख कर और अपना कला में उभार के यानी आप अपने टैलेंट को ट्रांसफर भी कर रहे हैं नए युवा पीढ़ी को ओर। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन और था आपसे कि जैसे इस कला के बारे में आप बता रहे हैं, तो इस कला को अगर फ्यूचर में हम अपनाना चाहें तो जैविक मतलब हम अपने आप को करियर में कैसे इसे इनकम हो सकता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत हिचकते हैं। मूर्ति कला एक यूनिक कला है, कोई भी पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि बच्चा इस कला की ओर आगे बढ़े। नहीं, सबको लगता है कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और अफसर हमारे बन बिहार जाए। में स्पेशली कहा जाता है डॉक्टर इंजीनियर या फिर यूपीएससी। हाँ, लेकिन तो इस इससे कला हट को के अगर सोचा जाए तो कैसे? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। अगर जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर ही बनेगा, चाहे जिस क्षेत्र में ले जाइए। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर ही बनेगा, चाहे जिस क्षेत्र में आप उसको कोशिश कीजिए। उसी तरह एक आर्टिस्ट जो होता है वो आर्ट में ही जाएगा, ना कि कहीं और जाएगा। हाँ, आप उसको मेडिकल भी पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ लेगा, मगर लास्ट तक वो कोशिश करेगा कि हम आर्ट में ही आए। और आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको आर्ट पर झुकाव है। आज भी वो लोग जो है ना आर्ट का काम करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। वो लोग आगे भी बहुत बढ़े हैं, उससे बहुत अच्छा उपार्जन भी किए हैं। बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं। चलिए, वक्त हो गया है दिव्या जी इनसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी। और आपने न सिर्फ मूर्ति के बारे में बल्कि हमारे युवाओं को भी कहीं ना कहीं प्रेरित किया है कि इसमें कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, करियर बना सकते हैं, और डिटेल्स में जानकारी दी है, क्योंकि मूर्ति कला एक बहुत रेयर कला है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और आपने टाइप्स, वैरायटी सब बता दी है इतने कम समय में हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।